हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति का एंजियोप्लास्टी हुआ है पहले, तो उसके फॉलोअप संबंधित क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ों को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ों पर सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम्स आने का चांस कम हो। हमने ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक के फॉलोअप पर एक वीडियो किया है। आज कुछ अलग पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, क्या-क्या चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब किसी पेशेंट का एंजियोप्लास्टी के बाद अगर फॉलोअप किया जाए तो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि जब कभी भी आप फॉलोअप के लिए किसी पेशेंट को प्लान आउट करते हो, तो फॉलोअप का प्रॉपर शेड्यूलिंग और प्रॉपर पैटर्न डिस्कस कर लीजिए आपके डॉक्टर के साथ कि कब कितने टाइम में फॉलोअप पे आना है, क्या-क्या सीक्वेंस रहेगा फॉलोअप के लिए और इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, फॉलोअप करना ज़रूरी है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो एंजियोप्लास्टी हो गया, उसके बाद साल 2 साल के बाद सीधे डॉक्टर को दिखाने के आते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद स्टेंट हो गया, उसके बाद एक फॉलोअप हुआ, उसके बाद फिर कभी नहीं आए, फिर 3 साल बाद जब दूसरा हार्ट अटैक आया तब आए। तो अगर आप इस तरह से फॉलोअप को मेंटेन करेंगे और इतना लाइटली लेंगे चीज़ों को, तो फिर कई बार प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि फॉलोअप के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पेशेंट का हार्ट अटैक आ गया और हमने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया, तो उसके बाद कभी कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूजुअली बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखने का ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को एक बार हार्ट अटैक आ गया तो वो उस सारी दवाओं का कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है, दवा ठीक डोज़ पे चल रही है कि नहीं चल रही, दवाओं से कोई पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ों पर अपने को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर किसी पेशेंट को एक बार अगर हार्ट अटैक आ गया और उसका एंजियोप्लास्टी के बाद फॉलोअप हो रहा है, तो फॉलोअप का फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्ली मेंटेन करिए, डॉक्टर के साथ उसको प्रॉपर्ली शेड्यूल करिए। नेक्स्ट है, जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है तो आपको क्या-क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले पेशेंट का एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए कि वो ठीक तरह से बात कर रहा है कि नहीं, चल रहा है, फिर रहा है कि नहीं, चलने में कोई तकलीफ तो नहीं है, चेहरे पे तिरछापन वगैरह तो नहीं है, लकवा वगैरह का कोई साइन तो नहीं है। इसके अलावा बीपी वगैरह ठीक है कि नहीं। बीपी कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के बाद दी जाने वाली सारी दवाएँ थोड़ा बीपी कम करती हैं। तो बीपी ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, कम हो गया तो भी नुकसान है, ज़्यादा बढ़ गया तो भी नुकसान है। तो उसको आपको दवाओं से मैनेज करना है। ऑब्वियसली हार्ट फेलियर के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसी से बीपी कम भी होता है, तो उन्हीं दवाओं का डोज़ बढ़ा के ज़्यादातर किया जाता है। पेशेंट का पल्स रेट कितना है, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। पल्स रेट का इंपॉर्टेंस ये है कि आप पेशेंट का पल्स रेट को लगभग 50 टू 70 बीट्स पर मिनट पे मेंटेन करना चाहते हो। उससे कम होगा तो भी डेंजरस है, उससे ज़्यादा होगा तो भी डेंजरस है। तो एग्जैक्टली उस लेवल पर अगर आप मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आप पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट देखते हो, मेडिसिन प्रॉपर चल रही है कि नहीं, मेडिसिन ठीक डोजेज पे चल रही है कि नहीं, मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, मेडिसिन रिलेटेड कोई और इश्यूज तो नहीं है पेशेंट को, मेडिसिन का कंप्लायंस प्रॉपर है कि नहीं, मेडिसिन की कॉस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ती है। उसके बाद फिर पेशेंट का लाइफस्टाइल आप देखते हो कि पेशेंट का लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है कि नहीं, पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, हेल्दी डाइट ले रहा है कि नहीं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहा, और बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को भी आप कंट्रोल करने का प्रयास करते हो, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बाकी जो प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती है जिससे हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं, उसका आप ध्यान रखते हो। उसके बाद पेशेंट के प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करते हो, जिसमें पेशेंट का एक ईसीजी करना चाहिए, यूजुअली एटलीस्ट फॉलोअप में पहले 1 साल में एंजियोप्लास्टी बाद 1 से 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए। इकोकार्डियोग्राफिक फॉलोअप एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हर 2-3 महीने में एक बार होना चाहिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है कि पेशेंट का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, पम्प फंक्शन में सुधार हो रहा है कि नहीं, दवाओं का रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस ठीक है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको देता है। पर कई जगह पे प्रॉब्लम ये आती है कि इकोकार्डियोग्राफी थोड़ा-सा महँगा इन्वेस्टिगेशन है, 1200-1500 से 2000 तक खर्चा आता है, तो कई बार लोग कराने में हेजिटेट करते हैं। तो अगर पेड में बेसिस पे भी हो रहा है तो साल में 1 से 2 बार होना चाहिए। पहले 1 साल में एंजियोप्लास्टी के बाद, उसके बाद हर साल 1 बार हो तो चलेगा। मैं यूजुअली अपनी ओपीडी में ज़्यादातर पेशेंट्स का इको स्क्रीनिंग एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें करने में खाली 20-30 सेकंड लगते हैं। तो एक बार स्क्रीनिंग इको देख लेता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट का मिल जाता है। उसका मैं चार्ज नहीं करता हूँ पेशेंट को, तो इसलिए ये एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर डॉक्टर्स उसका एटलीस्ट साल में 1 आध 2 बार इको करें, और अगर ज़्यादा बार पॉसिबल है तो ज़्यादा बार भी करें, तो उससे क्या है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रेडमिल टेस्ट पहले प्लास्टी होने के बाद 6 से 7 महीने के बाद एक बार होना चाहिए। स्टेंट में ज़्यादातर जो भी रीब्लॉकेज या प्रॉब्लम्स आती है पहले 6 टू 8 मंथ्स में ही आती है, इसलिए 7-8 महीने के बाद आप एक एंजियोप्लास्टी करके देखते हो। एंजियोप्लास्टी में अगर कोई रीब्लॉकेज या प्रॉब्लम लगता है, तो फिर आपको पेशेंट का
एंजियोग्राफी चेक करना पड़ता है। रूटीनली हर स्टेंट चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम बार-बार एंजियोग्राफी नहीं करते। पर अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम लग रही है या टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है या पेशेंट को दर्द या तकलीफ हो रही है बार-बार, तो फिर अपने को एंजियो करना पड़ता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट एंजियोग्राफी रूटीनली सबका नहीं करते। अगर किसी को प्रॉब्लम लगती है तो सीटी एंजियो या रेगुलर एंजियो, किस तरह का उसको प्रॉब्लम है और क्या चांसेस हैं उसको रीब्लॉकेज आने के, उसके हिसाब से किया जाता है। सीटी एंजियो की रिलायबिलिटी कम है, रेगुलर एंजियो की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सीटी एंजियो थोड़ा बेटर पड़ता है, तो इसलिए कई बार सीटी एंजियो भी किया जा सकता है। इसके अलावा रूटीन ब्लड काउंट पेशेंट का देखना चाहिए, यूरिया क्रिएटिनिन वैल्यूज़ देखना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स देखना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज़ के पैरामीटर जैसे ब्लड शुगर, HbA1c, यूरिन रूटीन, ये सब देखना चाहिए। यूरिया क्रिएटिनिन देखने का पर्पज़ ये है कि किडनी पर प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं चलता है। और कई बार पोस्ट एंजियोप्लास्टी पेशेंट में जो मेडिसिन चल रही है उससे भी किडनी का इश्यूज़ हो सकते हैं, तो चेक कर लेना ज़रूरी है। कई बार बीपी लो हो तो भी किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसको चेक कर लेना चाहिए। ब्लड काउंट इसलिए क्योंकि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और सीबीसी में हीमोग्लोबिन इसलिए क्योंकि खून पतला करने की दवा चल रही है, तो उससे कोई ब्लीडिंग तो नहीं होगी, ये देखने के लिए। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप चेक करते हो तो उससे बॉडी का सोडियम या पोटेशियम कम ज़्यादा तो नहीं है, वो पता करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में या हार्ट अटैक के पेशेंट में ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। दवाओं के साइड इफेक्ट से भी हो सकती है चेंज, तो उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। और इसमें कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको कई बार ऊपर से पता नहीं चलेंगे, इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी है। कई बार लोग को क्या लगता है कि यार टेस्ट करके डॉक्टर खाली पैसा बर्बाद करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। पर ये सारी चीज़ों को मिस आउट करने से जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा लग जाता है, क्योंकि इस तरह का ब्लड टेस्ट करने में आपको एक बार में, साल भर में 1 से 2 बार किया तो एक बार में 1000 डेढ़ हज़ार लगेगा, 2 बार किया तो 3-4 हज़ार लगेगा। लेकिन अगर उसी टेस्ट को आपने बार मिस आउट कर दिया और पेशेंट को भर्ती करना पड़ गया किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो कई गुना ज़्यादा खर्चा एक ही बार में हो जाएगा पेशेंट का, और कॉम्प्लिकेशन होगा तो अलग। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये सारे टेस्ट एटलीस्ट 1 से 2 बार कर लिए जाएँ, ताकि प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाए। कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ भी एटलीस्ट साल में 1 आध बार चेक करना चाहिए कि दवाइयों का जो रिस्पॉन्स है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, वो देखना पड़ता है, जैसे कि स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज या क्लॉटिंग तो नहीं आ रहा है, या पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दर्द, घबराहट, पसीना वैसा तो नहीं आ रहा है, कोई नया ब्लॉकेज वगैरह तो डेवलप होने के साइंस नहीं मिल रहे, पेशेंट को कोई एक्सर्शन सिम्पटम्स तो नहीं मिल रहे, कोई ब्लड क्लॉट्स तो नहीं मिल रहे, कोई दवाओं से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। वो सारी चीज़ों को रिव्यू करना भी एक बार ज़रूरी है, और जो कॉम्प्लिकेशन हो उसे मैनेज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि लाइफ़स्टाइल के बारे में पेशेंट को काउंसलिंग करना ज़रूरी है, कि वो खाने-पीने का प्रॉपर ध्यान रखे, एक्सरसाइज करे और ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन करे, ऐसा ज़रूरी है पेशेंट को काउंसल करना। क्योंकि कई बार क्या है, पेशेंट दवा तो लेता रहता है, लेकिन लाइफ़स्टाइल के बारे में, एडिक्शन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में भूल जाता है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। और ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि दवा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस नहीं हटना चाहिए, और पेशेंट को हर बार याद दिलाते रहना चाहिए कि ये चीज़ों पर ध्यान देना है। उसी तरह से कार्डियक रिहैबिलिटेशन पे भी फोकस करना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे पेशेंट का डाइट है, एक्सरसाइज है, मेडिसिन्स है, फ़ॉलो-अप है, पेशेंट का एडिक्शन कंट्रोल है, पेशेंट का लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, मेंटल स्ट्रेस इम्प्रूवमेंट है। ये सारी चीज़ों पर भी कार्डियक रिहैबिलिटेशन पे फोकस होता है, और पेशेंट को धीरे-धीरे करके अपनी नॉर्मल लाइफ़ में आने का भी, के लिए भी प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद एक बार पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस कम हो जाता है, तो चलना-फिरना कम हो जाता है। तो फिर उसको धीरे-धीरे करके अपनी सारी एक्टिविटीज़ करना, अपना जॉब करना, सब कुछ पे वापस लाने को रिहैबिलिटेशन में इंक्लूड करते हैं। तो ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फ़ॉलो-अप के दौरान मेंटेन करना ज़रूरी है। लोग कई बार क्या है, ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार छोड़ो, क्या जाना डॉक्टर के पास, छोड़ो, क्या चलने का, प्रैक्टिस करना, सब हो तो रहा है ठीक। और कई बार क्या है कि ये सारी चीज़ों में लापरवाही करने से, ध्यान नहीं देने से, फिर बाद में जब दिक्कत आती है, तो फिर उसे मैनेज करना मुश्किल होता है, फिर आदमी खाली एक-दूसरे पर दोष देता रहता है। मेडिसिन का अडेरेंस भी चेक करना ज़रूरी है, कि पेशेंट दवा प्रॉपर्ली ले रहा है कि नहीं। कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप पेशेंट को दवा लिख तो देते हो, पेशेंट को जब पूछते हो तो वो बोलता है कि साहब 10 दिन से दवा बंद है, 1 महीने से दवा बंद है। एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है कि मेडिसिन बंद नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन अगर बंद होती है तो कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो किसी भी हालत में पेशेंट अपनी दवाओं को मिस या स्किप ना करे, प्रॉपर्ली ले। और कंप्लायंस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये है कि मल्टीपल ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो 7-8 टैबलेट खा रहा है उसके बदले 2-3 टैबलेट या 4 टैबलेट पर आ जाए, ताकि डबल ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशंस यूज़ हो जाए, और इससे पेशेंट का थोड़ा कॉस्ट भी कम हो जाता है। कई बार कई पेशेंट्स को खासकर अपने डेवलपिंग कंट्री में कॉस्ट का प्रॉब्लम होता है, कि वो महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वैसे केस में ये अच्छा होता है कि पेशेंट को
आप कॉम्बिनेशन या जेनरिक मेडिसिन या इस तरह का कुछ सोल्यूशन करके दो, या लो कॉस्ट मेडिसिन आप लिख के दो, जिससे कि पेशेंट का कॉस्ट कम हो जाए। नहीं तो कई बार कॉस्ट को बचाने के चक्कर में पेशेंट दवाइयाँ बंद कर देता है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इसके अलावा आप पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करिए, उसका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस, एडिक्शंस, ये सारी चीज़ों को भी आप कंट्रोल करिए ताकि पेशेंट का दोबारा ब्लॉकेज ना आए। तो फॉलोअप के दौरान इन सारे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी देना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे हार्ट अटैक के एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनको इस तरह का प्रॉब्लम क्यों हुआ, और फिर वो अपने आप को दोष देने लगते हैं, अपने खाने पीने को, अपने लाइफस्टाइल को दोष देने लगते हैं। कई बार बड़ा ट्रीटमेंट महंगा अगर होता है तो फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, उससे भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल वगैरह करनी पड़ती है तो उससे भी और डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का डिप्रेशन के चक्कर में आपको पेशेंट को एक इमोशनल सपोर्ट देना ज़रूरी है, पेशेंट को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी, ताकि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और परेशान नहीं हो, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी सके, ताकि वो इतना मेंटल स्ट्रेस उनको ना हो। और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए फिर पेशेंट को आप उसमें लगभग 3-3 महीने या 6-6 महीने में बुलाते हैं, तो उसमें पेशेंट का आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, इको ट्रेडमिल करके देख लीजिए हर साल में एटलीस्ट एक बार, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको लगती है तो फिर पेशेंट को रीवैल्यूएट करना पड़ता है। जिन पेशेंट को मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, ब्लॉकेजेस वगैरह मल्टीपल है, तो ऐसे पेशेंट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी लोगों में कंपैरेटिवली थोड़ा प्रॉब्लम्स कम आती है। सिंगल ब्लॉकेज अगर किसी का और एंजियोप्लास्टी हो गया तो उसमें प्रॉब्लम आने का चांस कम है। चाहे मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, डायबिटीज़, प्रेशर और मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, डिफ्यूज़ डिजीज़ है, वहाँ प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा पेशेंट के एजुकेशन पर भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट के एजुकेशन पर हम ध्यान नहीं देते, पेशेंट खुद को भी एजुकेट नहीं करते, तो फिर क्या लेना, क्या करना, क्या खाना, किस तरह की एक्सरसाइज करना, वो सब चीज़ें इग्नोर हो जाती है। और देखिए, हर चीज़ों को ओपीडी में बैठा के पेशेंट को समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो इसलिए पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है कि वो खुद को एजुकेट करे और खुद का ध्यान रखने का प्रयास करे, ताकि वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। और ये सारी चीज़ों में आपको पेशेंट्स का आपस में भी सपोर्ट होना चाहिए और पेशेंट्स का डॉक्टर के साथ भी कोलैबोरेशन रहना चाहिए। कई बार आइडियल होता है कि इस तरह के पेशेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप आप बना लो, उसमें पेशेंट्स आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे की क्या प्रॉब्लम्स है। और मेरे सारे ओपीडीज़ में भी वैसे हम करते हैं कि पेशेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हेल्थ मैसेजेस और अच्छे टिप्स भी हम पोस्ट करते रहते हैं, और पेशेंट आपस में भी चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेट भी कर सकते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तो ये सारे चैट ग्रुप्स वगैरह भी बनने से कई बार थोड़ा-सा सुविधा हो जाती है कि पेशेंट एक दूसरे के साथ या अपनी तरह की बीमारियों के वाले लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सके और अपनी कंडीशन को बेटर बना सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी एंजियोप्लास्टी के बाद फॉलोअप का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है फॉलोअप के दौरान, इस बारे में बात करी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर एंजियोप्लास्टी संबंधित या फॉलोअप संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो एंजियोप्लास्टी का पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। उसमें एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड बहुत लार्ज वीडियोज़ का आपको कलेक्शन मिल जाएगा। क्या होता है, कैसा होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो वो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा।